बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। जैसे कि हम हर क्लास के पहले 2-4 मिनट अपने एक अच्छी बात पे करते हैं, इस तरह से आज जो एक छोटा सा टॉपिक है वह है शुक्र। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ज़ात बार बार कहती है कि शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर आप अल्लाह की तकसीम और अल्लाह की अता के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रहे होंगे। यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी इंसान को कोई चीज़ दी है, वो चीज़ किसी दूसरे के पास नहीं है, तो मैं फौरी तौर पर कंपैरिजन करना शुरू कर दूंगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है, क्योंकि फितरी अमल क्या है इंसान का? इंसान हमेशा अपनी जो पास चीज़ होती है उससे इतना खुश नहीं होता, बल्कि जो किसी और के पास चीज़ होती है उससे ज़्यादा खुश होता है। हर इंसान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। किसी के पास वालिदैन की निमत होती है, किसी के पास वालिदैन की निमत नहीं होती लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। किसी के पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ होता है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं होता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो फुटपाथों पे सो रहे होते हैं लेकिन मेंटली तसल्ली के साथ सुकून के साथ सो रहे होते हैं। अब ये अल्लाह की तकसीम है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को आजमाती है माल से, औलाद से। क्यों? उसकी रीज़न है। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर हमें इस दुनिया में किसी मकसद के बगैर भेजा है तो फिर इस दुनिया का ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं। जो जालिम है वो जालिम है, जो मजलूम है वो मजलूम है। तो मजलूम का क्या कसूर है कि वो इस दुनिया में आ गया? या जालिम की कोई पकड़ ही अगर नहीं होनी तो जालिम का फिर मतलब यानी कि जिस माइट इज़ राइट, तो ऐसी बात नहीं है। अगर इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया में जो जालिम है, जो मजलूम है, ये हो सकता है क़यामत वाले दिन जाके रिवर्स हो जाए। जितना किसी पे जुल्म हुआ हो वो अल्लाह ताला के सामने कितना सरखरू हो गया हो, और जिसने जुल्म किया हो वो वहाँ पे पकड़ा गया हो। अब बात क्या, शुक्र से हमने स्टार्ट किया था। शुक्र क्यों ज़रूरी है? अगर शुक्र नहीं करेंगे तो आप हसद की तरफ जाएंगे। हसद क्या है? अल्लाह की तकसीम के ऊपर नाराज़गी शो करना। देखिए ना, अगर आप किसी को देखकर खुश नहीं होते और बल्कि परेशान हो जाते हैं तो आप अल्लाह की तकसीम के ऊपर क्या करें? क्वेश्चन मार्क रेस करें। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या है? एक तो हसद का फैक्टर होता है। जब आप अपने शुक्र अदा नहीं करेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है। अब मेरा जो कद है वो कितना है? इतना। मेरी आंखें कहाँ पे हैं? यहाँ पे। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ की तमन्ना करूँ जो मुझे अचीव करने के लिए ज़्यादा तगदो करनी पड़ेगी, तो मैं इस हाथ ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस टाइम पे, तो मैं कितनी देर इसको देख सकता हूँ? करके देख लें, कितनी देर देख सकते हैं? एक लिमिट आएगी जिस वक्त आपकी गर्दन थक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी अपनी जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस है उससे ज़्यादा है। तो जब मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, अब होगा क्या? फिर मैं अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए मैं फिर टांगे इस तरह से कर खड़ा हो जाऊँगा, पंजों के बल कोशिश करूँगा मैं इसको मीट कर लूँ। अब होगा क्या? बैलेंस इम्बैलेंस होगा और मैं गिर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे कद से ज़्यादा है और मैं थक जाऊँगा। अब होगा क्या? अब ये बाज़ारी बात है, इस एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए मुझे कुछ अनफेयर काम भी करने पड़ेंगे। किसी का राइट भी सलब करना पड़ेगा, किसी का जुल्म भी करना पड़ेगा, रिश्वत भी देनी पड़ेगी, ब्राइबरी, बाकी जो गलत काम वो भी करने पड़ेंगे। क्यों? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्सपेक्टेशन को अचीव करना जो कभी अचीव नहीं हो सकती। अब इसके अदर हैंड मैं अगर इस एक्सपेक्टेशन को यहाँ रखूँ, यानी कि मेरे पास इतनी काबिलियत है लेकिन मैं फिर भी अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि भाई मैं अपने आप को थकाऊँ नहीं, मैं अपने डे टू डे काम भी करूँ, बाकी चीज़ें भी देखूँ और मैं अपने एक्सपेक्टेशन को भी साथ साथ लेके चलूँ। तो जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन नीचे चलनी है, ये नीचे आ जाएंगी ना, तो फिर मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा। जब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरा कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब मेरा कद बढ़ना शुरू हो जाएगा यानी मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना शुरू हो जाऊँगा, मॉरली स्टेबल होना शुरू हो जाऊँगा, मेंटली स्टेबल होना शुरू हो जाऊँगा, इमोशनली स्टेबल होना शुरू हो जाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि पहले मेरी हाइट इतनी थी, अब मेरी हाइट इधर चली गई है। जब हाइट में इतना इंक्रीज आया है तो मुझे हाथ को ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ऑटोमेटिकली जो एक्सपेक्टेशन है पूरी हो। तो हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है। जो नहीं दिया उसके लिए दुआ कर सकते हैं, नहीं मिलता तो उसमें अल्लाह की रज़ा है।
वो रज़ा हमें नहीं पता। इस दीवार के पीछे क्या है आपको नहीं पता क्या है, क्यों? आपने दीवार के पीछे देखा नहीं है। दीवार के पीछे गैब है एग्जाम्पल के तौर पर, तो गैब के लिए हमारे पास नहीं है। तो वो लोग ईमान वाले हैं, सूरह बकरा में वो लोग ईमान वाले हैं जो गैब पे यकीन रखते हैं। गैब क्या होती है? ऐनुल यकीन होता है देख कर यकीन करना, गैबुल यकीन होता है गैब पे यकीन करना। तो जो क़यामत है वो हमने देखी नहीं है, जो रोज़ जज़ा है वो हमने देखा नहीं है, इसलिए हमें उसके ऊपर ज़्यादा यकीन भी नहीं आता। लेकिन हमें ये बात समझ आती है कि हमने सिर्फ शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांगनी है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने सरकमस्टांसिस को, अपने मामलात को हमने ठीक डायरेक्शन में लेकर चलना है जी। कोशिश करना है इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो अपनी ज़िंदगियों में भी अप्लाई करें। हमारी डिस्कशन चल रही थी जी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया था। कोड ऑफ एथिक्स में हमने 2 पैरामीटर डिस्कस किए थे। एक हमारा पैरामीटर था विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट एक्सेप्टेंस, और दूसरा था प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन, यानी कि आप इनको सिंपल कह लें, ये कम्युनिकेशन का मैटर था, और ये कौन सा था? क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से रिगार्डिंग मैटर था। इसमें फिर फर्दर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक फर्म की वैल्यूएशन, एक क्लाइंट की वैल्यूएशन। फिर इसमें कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या पैरामीटर कंसीडर करते हैं, वो सारे फैक्टर हमने यहाँ पे कंसीडर किए थे। जारी बात है जब हमारे टर्म्स वगैरह फाइनलाइज हो जाती हैं, वो क्या होती हैं? वर्बल हमारी टर्म्स होती हैं। अब जब वर्बल टर्म्स को जब तक आप किसी पेपर पे लिखेंगे नहीं, किसी डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं कराया जा सकता। अब एक छोटा सा घर भी रेंट पे लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है। क्यों भाई? आज आप वहां पे रहना शुरू कर दें, आपका ज़बानी कलामी 50,000 रुपये रेंट एग्री हुआ, और सब महीने के बाद जो ऑनर है वो कहे जी 60,000 रुपये दो। अब आपके पास क्या राइट है कि भाई 60,000 देना है या 50,000 देना है? आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर यहीं पे एग्रीमेंट होता तो क्या होता? आप दिखा सकते थे कि ये हमने एग्री किया हुआ है, 50,000 पर मंथ रेंट है, 60,000 पर मंथ रेंट है नहीं है। बात समझ आती है यहाँ पे? इस तरह से फॉर एग्जाम्पल कि आपने घर लिया, उसके अंदर आपने कहा कि ये रेनोवेशन के काम, बिजली के बोर्ड टूटे हुए, पंखा टूटा हुआ है, ऐसी बाकी चीज़ें, लाइटें शाइटें खराब है, ये आपने क्या करनी है? ये आपने ठीक करवा के देनी है। अब ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जिस कंडीशन के अंदर आप घर मिला, इस कंडीशन में आपने वापस करना है। तो अगर आपने घर लेते वक्त चीज़ों को कंसीडर नहीं किया, या आपने वो देख ली उस वक्त आधी लाइटें ठीक थी, आधी खराब थी एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन एग्रीमेंट में नहीं लिखवाया, जब घर छोड़ने जाएंगे तो क्या करेगा वो ऑनर? वो कहेगा भाई नहीं जनाब ये 4 चीज़ें और भी खराब थी। आप कहेंगे मेरे सामने 10 थी। उसने कहा कहाँ लिखा हुआ है? तो आपके पास क्या राइट है? आपके पास कोई राइट नहीं होगा अपने आप को डिफेंड करने का। इस तरह से ऑडिटर के पास भी जब तक एक एंगेजमेंट लेटर नहीं होगा, एक प्रॉपर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं होंगी, उस वक्त तक वो अपनी टर्म्स को इंश्योर नहीं करा सकता। तो कहा जाता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में ऐड होने जा रहे हों, किसी बिजनेस टर्म्स में ऐड होने जा रहे हों, तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड ऐड एन एग्रीमेंट। हमें एग्रीमेंट को वहां पे लेके आना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट किसका हो रहा है? बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट। अब देखें इसको क्या कहा जाता है? इंगेजमेंट लेटर। कौन लिखता है जी? फ्रॉम टू। फ्रॉम किसके होता है? कौन लिखता है जी? फ्रॉम ऑडिटर टू मैनेजमेंट, फ्रॉम द ऑडिटर टू द मैनेजमेंट ऑब्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्लिक सीईओ, ये कोई बंदे भी हो सकते हैं, 2-4 भी बोनस। अच्छा, अब डेट क्या होगी इसकी डेट क्या होगी? बिफोर क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, यानी कि जिस दिन आपने एग्री कर लिया, पैरामीटर्स ओके हो गए, उससे पहले, यानी क्लाइंट स्टार्ट करने से पहले, बिफोर क्लाइंट स्टार्ट ऑफ ऑडिट कर लें आप, स्टार्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले, यानी ऑडिट को बाकी जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि आपने प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी कर ली,
जब प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ऑडिट स्टार्ट करना होगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑडिट आपको क्या करना पड़ेगा, इंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। साइन कौन कौन करेगा? जी बताएं, कौन साइन करेगा जी? फर्म का पार्टनर जी। और रेंट एग्रीमेंट या कोई भी एग्रीमेंट है तो कौन, आप भी लोग याद करें, एक एग्रीमेंट का वैलिड होता है जब दोनों ऑफरर और ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको कहते एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वैलिड। तो फिर ऑफरर कौन है, ऑडिटर, ऑफरी कौन है, मैनेजमेंट। तो जब ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों साइन करेंगे तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब भाई अपने नॉलेज देखें, यहां पे ऑडिट में आके बैठे हैं, रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट बैठना है। मैं यहाँ कोई नई चीज तो नहीं पढ़ा रहा आपको, ये आपको नहीं पता एग्रीमेंट किस तरह से होता है। एग्रीमेंट में ऑफरर और ऑफरी जब तक उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ना कर लें वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। क्यों भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीमेंट में एक टर्म लिखी है, आपने साइन ही नहीं की है, तो आप मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। तो जनाब ऑडिटर भी साइन करता है प्लस मैनेजमेंट भी साइन करती है। हु साइन, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, दोनों लोग साइन करेंगे, फिर जो है ये फाइनलाइज होगा। कितनी कॉपीज बनाई जाती हैं इसकी, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होंगी? 3 क्यों? एक ऑडिटर की, दूसरी मैनेजमेंट की, प्लस बीओडी की, इनके लिए एक कॉपी होगी। 2 कॉपीज बनती हैं, एक ऑडिटर कॉपी रख लेते हैं और एक कॉपी मैनेजमेंट रख लेती है। 2 इनफ होती है। 2 आर मोर देन इनफ, 2 आर मोर देन इनफ। हाँ, अगर यहां पे कोई रेगुलेटरी बॉडी को भी आपने अपना इंगेजमेंट लेटर जमा कराना है तो फिर 3 कॉपीज बनेंगी, एक ऑडिटर की, एक मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और एक रेगुलेटरी बॉडी की जिसको आपने जमा कराना है। ये बातें क्या किताब में लिखी हुई हैं? नहीं लिखी हुई। लेकिन अब ये अगर चीजें समझ आ जाएंगी तो यू विल हैव अ कॉन्सेप्ट के इंगेजमेंट लेटर है क्या, क्यों बना रहे हैं। ये क्वेश्चन है ना, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस लेटर, दिस इज टू मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज हम करेंगे क्या भाई, सीधा बुक में से रीडिंग करेंगे तो चीज समझ हमें नहीं आएगी। वहां तो लिखा हुआ है भाई ये काम करने हैं, बट व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस टास्क, ये जरूरी है समझना। ये समझ आ गई बात की, क्लियर है? अब है कि क्या क्या चीजें हमारी इंगेजमेंट लेटर का पार्ट होती हैं। इंगेजमेंट लेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्री कंडीशंस का पता होना चाहिए। प्री कंडीशन में 2 चीजें आती हैं, एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आता है और दूसरे नंबर पे प्रीमाइज आता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद क्या है? द फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये हमारे लिए क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल होना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको कहे कि भाई ये मैंने अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, इसकी बेस के ऊपर मुझे जो है ना ऑडिट करके दे दे। अब आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? यार ऐसे फौरी तौर पे ना नहीं करते, कहते सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट ने अपना फ्रेमवर्क हमें दिया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंडेंट है। अगर तो रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किसी हद तक मीट करते हैं तो फिर हमें क्या कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या अगर बिल फर्ज कोई लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि यही आपका क्या है फ्रेमवर्क, तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। बात समझ आती है? या अगर हैं ही वो आईएफआरएस, हैं ही वो गैप्स, हैं ही वो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फिर क्या कर लेंगे, फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी आती है तो सबसे पहले उस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड किया जाता है जिस फ्रेमवर्क की बेसिस के ऊपर अकाउंट्स बनने। अब अगर लॉ एंड रेगुलेशन कहता है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे एक्सेप्टेबल है या नहीं है। या अगर मैनेजमेंट का इंटरनल भी बनाया हुआ है तो हम उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि कहीं ज्यादा कंट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स तो नहीं है। अगर कंट्राडिक्टरी प्रिंसिपल नहीं है तो फिर भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। या अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर है तो फिर भी हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर, यानी कि यहां पर हम दो बातें डिस्कस कर ली हैं, यस या नो। अगर हमारे लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, हम समझते हैं कि ये एक्सेप्टेबल हमारे लिए इस वजह से नहीं है कि इसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो गए, तो हम क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे ऑफर को। यानी हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करेंगे बल्कि ऑडिट को छोड़ देंगे। लेकिन सम टाइम क्या होता है, सम टाइम डिक्लाइन करने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्या लॉ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ये एक्सेप्टेबिलिटी लेके आना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन लॉ कहता है कि एक्सेप्ट करो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर क्या कर दूंगा, डिक्लाइन कर दूंगा। ये बात समझ आ गई आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यार मैंने इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैंने प्रैक्टिकल इस चीज को देखा हुआ है, इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि मैं उसको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। हाँ आमिर साहब, वो मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी है किसी गवर्नमेंट इदारे की, ठीक है जी, और उसमें जो फिर वही बात है, वो बातें खोलना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको ना सेंसर कर लेता हूँ। एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी बनी है एक स्पेसिफिक अपने रेगुलेशन के अंदर। वो सोसाइटी एक बहुत बड़े जो है ना वो बैक एंड पे बड़ी सपोर्ट है उनको, उन्होंने अपना बनाया हुआ है फ्रेमवर्क, डिफाइन सिस्टम है। अब वो डिफाइन सिस्टम के साथ उन्होंने लॉ में उसके ऊपर बना दिया कि ये ही एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क होगा, चाहे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, आपने उसके मुताबिक क्या करना है, ऑडिट करना है। उसके जो अकाउंट्स फाइल होंगे वो उस अथॉरिटी को होंगे, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो उस अथॉरिटी नहीं करनी है, जो करना है सब कुछ उन्होंने नहीं करना है। उस केस में फिर आपके पास क्या है, कोई चॉइस है अवेलेबल? नहीं। तो अगर चॉइस अवेलेबल नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह का जब मैटर होता है उसको फिर अपने आप को कवर अप करते हैं। वो कवर अप किस तरीके से करते हैं हम आगे जाके इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर तो लॉ अगर हमारा एक्सेप्टेबल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर हम उस क्लाइंट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है प्रीमाइज। प्रीमाइज और द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है जी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और इंटरनल कंट्रोल्स को बिल्डअप करना और बोले यार, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वही इंफॉर्मेशन में आ जाएगा ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा भी है फ्रॉड डिटेक्ट करना, बाकी मैटर्स आते हैं, लेकिन मेनली ये तीन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। अब जब आप एंगेजमेंट लेटर साइन करने जा रहे हैं, यू हैव टू सी द प्री कंडीशंस एंड व्हाट कम्स इन द प्री कंडीशन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी एंड द प्रीमाइज। इन दोनों चीजों पे क्या कराना है आपने, एग्रीमेंट लेना है। इन दोनों चीजों पे क्या लेना है आपने, एग्रीमेंट लेना है। इन दोनों चीजों पे आपने एग्रीमेंट लेना। व्हाई टू कीप द एग्रीमेंट्स? रीजन, अगर फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर मैनेजमेंट से एग्रीमेंट नहीं लेते, कल मैनेजमेंट कहती है नहीं जी नहीं, मेरे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके मुताबिक बनने ही नहीं थे, मेरे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके मुताबिक बनने थे, तो अब आपके पास क्या वो राइट है कि आप उसको चैलेंज कर सके? नहीं जनाब, आपकी जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यही फ्रेमवर्क था, इस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनने थे। अब आप जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इस फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है। अब ये फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें, फिर हम इसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रीमाइज के ऊपर एग्रीमेंट नहीं लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। आप लोगों को काफी लोग मिसगाइड करेंगे कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। आप लोगों को काफी लोग मिसगाइड करेंगे कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। मैं प्रैक्टिकली कहता हूं ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता। मैं उसकी रीजन दे देता हूं। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओनली फेस ऑफ द स्टेटमेंट्स।
जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स है। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे बनी है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसके बैक एंड पे क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बैक एंड पे क्या है? जीएल। जीएल के बैक एंड पे क्या है? जेवी। जेवी के बैक एंड पे क्या है? डे रिकॉर्ड्स। अब मुझे एक चीज बताएं, डे रिकॉर्ड किसने बनाए? क्या ऑडिटर पूरा साल बैठता वहां पे? जेवी क्या ऑडिटर ने पोस्ट किया? जीएल क्या ऑडिटर ने बनाया? ट्रायल बैलेंस क्या ऑडिटर ने बनाया? यहां तक बात क्लियर हुई? पीछे क्या रह आगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ट्रायल बैलेंस की क्या होती है? ग्रुपिंग होती है। ट्रायल बैलेंस की क्या होती है? ग्रुपिंग क्या होती है? कि ये एसेट के कोड हैं, ये लायबिलिटी के कोड हैं, ये इनकम के कोड हैं, ये एक्सपेंसेस के कोड हैं, ये इसकी करंट एसेट की क्लासिफिकेशन है, ये नॉन करंट की क्लासिफिकेशन है। ये ऑलरेडी मैनेजमेंट क्या किया होता है? अपनी सारी क्लासिफिकेशंस को उसके अंदर इनबिल्ट किया होता है। अब जो ट्रायल बैलेंस है ये किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। ग्रुपिंग किसने किया? मैनेजमेंट ने। अगर ऑडिटर ने इस ग्रुपिंग की बेस के ऊपर लिंक लगा दिए तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ने बनाया? नहीं बनाया। हालांकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बड़ी कंपनियों के अंदर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्लाइंट बना के देता है, लेकिन अगर बिल फर्ज क्लाइंट ट्रायल बैलेंस भी दे दे, ग्रुपिंग करके दे दे, क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन की एंट्रियां बना के दे दे, आपने सिर्फ उसको लिंक लगाने हैं, उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है, तो दिस नेवर मींस यू हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में क्या है? पीछे पूरा एक सिस्टम है। और अगर आप उस पूरे सिस्टम में एंगेज नहीं है तो यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन विच बेसिस? ग्रुपिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे। यानी कि मैनेजमेंट ट्रायल बैलेंस को ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करती है, क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से ही मैनेज किया होता है। पूरी ग्रुपिंग बनी होती है, पूरे फाइनेंसेस की तरह ही होते हैं, उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर पार्टी वाइज बैलेंसेस आ रहे होंगे। इस तरह से अगर इनकम है तो इनकम के अंदर अदर इनकम का हेड बना होगा, अदर इनकम के अंदर स्क्रैप सेल भी आ रही होगी, फाइनेंशियल इनकम भी आ रही होगी, बाकी इनकम्स भी आ रही होंगी, सेपरेट हेड्स के तौर पे आ रही होंगी। अब आपने इसको क्या किया? सिर्फ प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ से चेक कर लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इन सारे पैरामीटर्स के मुताबिक बनी हुई है या नहीं बनी। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। रिव्यू करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की। तो अब आज के दिन के ऊपर अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना के देना तो वो हमेशा मैनेजमेंट ही बना के देती है, आप बना ही नहीं सकते। आप अगर पूरा साल वहां बैठेंगे, आप जेवीज पोस्ट करेंगे, आप जीएल को अपडेट करेंगे, ट्रायल को अपडेट करेंगे, ट्रायल के बेसिस पे ग्रुपिंग अपडेट करेंगे, देन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो केस आप नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्लाइंट के बुक कीपिंग के कंसल्टेंट भी हैं और क्लाइंट के ऑडिटर भी हैं तो फिर आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली होता भी बहुत कम है ये सिचुएशन के अंदर। कुछ जगहों पे होता है लेकिन वहां पे रिस्क बहुत थोड़ा होता है। सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं, छोटी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वहां पे हो रहा होता है लेकिन बहुत लिमिटेड है। ये कोई बड़ी मेजर प्रैक्टिस नहीं है, मेजर प्रैक्टिस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? बावाज ये बुलंद पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। ऑडिटर बनाता है? नहीं। इंटरनल कंट्रोल को बिल्डअप करना ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल कंट्रोल को बिल्डअप करना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ये आप लिखवाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये भी लिखवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट से ये बात नहीं लिखवाई कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, आप कहते हैं जी मुझे सरप्राइज कैश काउंट करना है, मुझे काउंटर पे लेके जाएं। मैनेजमेंट क्या करेगी? नहीं जी नहीं, हम क्यों लेके जाएं आपको। तो अब आपके पास क्या रेप्लिकेशन है? भाई ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, किसी टाइम भी कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांग सकता है और भाई मुझे इंफॉर्मेशन दो। अब क्लाइंट कहेगा ओ अच्छा सॉरी सर। अब यहां पे हम बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की वर्डिंग यूज करते हैं, बड़े तरीके से हम लिखते हैं कि भाई कोई इंफॉर्मेशन किसी टाइम भी किसी तरीके से भी मांग सकते हैं और उसके ऊपर मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? एग्री। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहलाती हैं? प्रीमाइज। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहलाती हैं? प्रीमाइज। अब ये दो चीजें हैं मेन, इनके ऊपर इनके साथ ये दो के साथ एक प्लस कर लें, प्लस कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स। यानी कि प्री कंडीशंस को आपने सबसे पहले इवैल्यूएट करना है जिसमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी है और दूसरे नंबर पे प्रीमाइज है। इस प्री कंडीशन के साथ कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स हैं। वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है? भाई ऑडिट कितने दिनों में कंप्लीट करना है, ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ऑडिट की फी क्या होगी, कितने रिसोर्सेज हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे,
फिर हमारा जो रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट किस किस्म का होगा, हम रिपोर्ट किस तरीके से देंगे, रिपोर्ट कब देंगे, ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर है। दीज आर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स, दीज आर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप अगर जरा आप थोड़ा सा फोकस करें कि जब भी हमने एंगेजमेंट लेटर बनाना है तो उसमें सबसे पहले हमने क्या चीजें देखनी है, प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन में दो मैटर्स हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी और प्रीमाइज। प्रीमाइज आर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर इसके साथ कंडीशन के साथ दूसरा वर्ड क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जब प्री कंडीशन कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेंगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एंगेजमेंट लेटर बनेगा, एंगेजमेंट लेटर बनेगा। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी बैक एंड लॉजिक्स समझ आ गए हैं कि एंगेजमेंट लेटर को अब हम जो पढ़ने जा रहे हो क्या है। क्लियर है जी, क्लियर है। इसके अलावा किसी का कोई इनपुट, सवाल? ऑडिट की फी के लिए बेटा एक डायरेक्टिव है आईकैप की तरफ से 4.23, उसके अंदर डायरेक्टिव में कुछ एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं जिसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक लिस्टेड कंपनीज हैं और एक अदर लिस्टेड कंपनीज हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में अगर किसी का रेवेन्यू 50 मिलियन से ज़्यादा है तो उसकी एक्सपेसिफिक मिनिमम फीस है, उसके ऊपर हर बिलियन के लिए, हर बिलियन इंक्रीज के लिए 1 लाख रुपया ऐड होता चला जाता है। वो हर 1 बिलियन के ऊपर 1 लाख सेल का। अगर किसी की 100 बिलियन सेल है तो ऑडिटर की फीस कितनी होगी, मिनिमम 10 मिलियन। चौधरी चवारे जी, यहां तक बात समझ आ गई जी। थोड़ी ऑडिट की फीस हमेशा थोड़ी होती है। ऑडिट घेरू प्रोग्राम होता है। ऑडिट क्या होता है, घेरू प्रोग्राम। घेरू प्रोग्राम समझ क्या होता है, नहीं पता घेरू प्रोग्राम का, वाकई नहीं पता, पक्की बात है। तो जब कॉलेज में आए हो तो क्या डला है, घेरा। दिस इज कॉल्ड द घेरू प्रोग्राम। समझ गए बात को। ऑडिटर भी ऑडिट फी के थ्रू घेरा डालता है, थोड़ी ऑडिट फी एग्री कर लेता है, बाद में बाकी सर्विसेज भी घेरू डालता है। फिर जारी बात है आप ऑडिट करवाएंगे, फिर आपने टैक्स की कंसल्टेंसी भी लेनी है, फिर आपको आईएफएस की इंप्लीमेंटेशन भी करानी है, फिर आपको कभी कभार इंपेयरमेंट की टेस्टिंग भी करानी है, फिर आपको सम टाइम अपने कंट्रोल्स को वैल्यूएट करने के लिए भी काम कराना है। वो कौन करेगा, फीस कम है। अब ले जी आप आ जाए जरा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है उसको हम बुक के ऊपर भी रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, पहले मेरी ये थोड़ी आदत नहीं थी बुक के ऊपर लेके जाने की, मैंने भी और उसको एक्सप्लेन करना था, लेकिन मैंने ये सोचा कि बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े फोकस्ड होते हैं कि हमें बुक के ऊपर भी बताया जाए, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अब इस पर करता हूँ। इसके अलावा भी आप सजेशन दे सकते हैं। देखिए, हर टीचर का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर बंदे का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरा स्टाइल मुझे लगता है कि डिफरेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी है तो ठीक, नहीं एक्सेप्टेबिलिटी तो आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। हर क्लास में मैं अपनी डायरेक्शन सेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्लास। मैं कोई लेक्चर तैयार करके नहीं आता, मैंने आज तक कोई लेक्चर तैयार नहीं किया, मुझे ये भी नहीं पता होता मैंने जाके पढ़ाना क्या है। बस मैं अभी आया हूँ, मेरे ज़हन में आया कि मैंने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ाया था प्री कोड ऑफ एथिक्स वाला एरिया, तो आज जो है ना यही पढ़ा देते हैं, ठीक है जी। तो अब बात यह है कि आप लोग अपनी तरफ से इनपुट और सजेशंस को दे सकते हैं और मैं वेलकम करता हूँ, और नेगेटिव फीडबैक्स को भी वेलकम करता हूँ। मतलब कभी आपको ये फील नहीं आएगा कि मैं आपने कोई मुझे कोई नेगेटिव सजेशन दी कि नेगेटिव एस्पेक्ट को उजागर किया और मैं आपको उसके ऊपर हिट करना शुरू कर दूं, ऐसे कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ले जी, लेट्स स्टार्ट विद द प्री कंडीशंस। अब यहां पे प्री कंडीशन से स्टार्ट हुआ, तो प्री कंडीशन से ऊपर दे लेते हैं कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या चीजें हैं जी। यहां पे दो चीजें हैं, वन इज द प्री कंडीशन एंड द सेकंड इज एंगेजमेंट लेटर। मैंने इन दोनों को क्लब अपने तरीके से किया। कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर per ISA 210 agreeing the term of the audit engagement is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed। कि जो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्या हैं, एग्रीड हो गई हैं। अब वो अंडरस्टैंडिंग एग्री किस तरह से होती हैं, दिस इज डन बाय एस्टेब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। कि आपको क्या देखना है, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। प्री कंडीशन में क्या क्या बातें आती हैं जी, और प्रीमाइज। प्रीमाइज क्या होती हैं जी, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है, दूसरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, तीसरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है जी। तो कहते हैं जी कि आप पहले देखेंगे प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं एंड देन कंफर्म देयर इज एन कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ये किसकी बात हो रही है, ये जो एडिशनल मैटर्स हैं, प्री कंडीशन प्लस कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों मिलती हैं तो क्या बन जाता है, एंगेजमेंट लेटर बन जाता है। अब आता है जी टू एस्टैब्लिश इफ द प्री कंडीशन फॉर ऑडिट आर प्रेजेंट आइदर 200
10 required the auditor to establish if the financial reporting framework to be used in preparation of the financial statement is acceptable. For example, IFRS, यानी कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो किस बेसिस के ऊपर होगी, विच मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन किया कि लॉ एंड रेगुलेशन की तरफ से भी आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, कंपनी के अपने भी असूल बनाए हो सकते हैं। अगर कंपनी के बनाए हुए असूल अपने पैरामीटर के साथ मिलते जुलते हैं, जो IFRS के पैरामीटर हैं, US गैप्स के पैरामीटर्स हैं, तो फिर एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं भी है लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर कहते हैं ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, एक्नॉलेज करती है, विच आर कॉल्ड द प्रीमाइज। यहां तक बात समझ आइए आपको। प्रीमाइज में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल को बिल्डअप करना और ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया। आगे समझ आगे कहते हैं जी रिस्पॉन्स इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि प्री कंडीशन से मुराद क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या प्रीमाइज। प्रीमाइज अगर हमारे लिए एक्सेप्टेबल प्रीमाइज नहीं है तो फिर हम उस केस में तो क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, हमें पता है क्लाइंट डाटा नहीं देना। इफ द प्री कंडीशन फॉर ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। द ऑडिटर शुड एक्सप्लेन व्हाट द प्री कंडीशन आर एंड दैट they are required in order to comply with ISA 210 agreeing the term of the audit engagement. The auditor should also explain that one of the purpose of the preconditions and agreeing the term of the audit engagement in general is to avoid misunderstanding about the respective responsibilities of the management and auditor. जाहिर बात है ये आप अभी कायल कर रहे हैं, ये अभी क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को गेरू डाल रहे हैं, क्लाइंट को गेरू डाल रहे हैं। अब जाहिर बात है क्लाइंट अगर नहीं मानेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो आपको क्लाइंट को डिक्लाइन करना पड़ेगा। क्लाइंट को डिक्लाइन करना पड़ेगा तो क्लाइंट से फीस नहीं आएगी, आपकी सर्विसेज नहीं बिकेंगी। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि गेरू पक्का किया जाए। वो गेरू पक्का करने के लिए क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट को जाके एक्सप्लेन किया जाएगा, मैनेजमेंट को जाके बताया जाएगा और उनसे उनका इनपुट लिया जाएगा। फिर उन बातों को कंबाइन करके एक एंगेजमेंट लेटर का परफॉर्मेंस के अंदर ऐड कर लिया जाएगा जी। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो, कहता है कि अगर लॉ रेगुलेशन करे फिर एक अलग बात है। द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट, हम कब ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ए लिमिटेशन ऑन स्कोप इज इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट सच दैट ऑडिटर वुड बी अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप क्या होता है ऑडिट का, ऑडिट का स्कोप यानी ऑडिट करना तो ऑडिट का स्कोप क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन, ये ऑब्जेक्टिव है, ये स्कोप है। अब अगर ऑडिटर को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इंपेयरमेंट की वर्किंग करनी है, तो इंपेयरमेंट की वर्किंग करने के लिए रिकवरेबल अमाउंट की वर्किंग चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू ऑन यूज। ना मैनेजमेंट ने वैल्यू यूज की वर्किंग करके दी, ना मैनेजमेंट ने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आपको डिटरमिन करके दिया। तो क्या आपके पास एविडेंस आया, नहीं। अगर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करे जा रहे हैं और आपको शुरू में पता है कि क्लाइंट इंपेयरमेंट की वर्किंग नहीं देगा, तो क्या मुझे उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई विल बी अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं ऑब्टेन कर पाऊंगा तो मेरा स्कोप क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब मेरा स्कोप रिस्ट्रिक्ट होगा तो मैं ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकूंगा। जब ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकता तो मैं इसको क्लाइंट को एक्सेप्ट क्यों करूं, शुरू में अगर पता चल जाए। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल। कहता है कि अगर आपको पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, हम उसको लेके नहीं चल सकते, तो फिर मैं उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैनेजमेंट डू नॉट एग्री टू द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्रीमाइज स्टेटेड इन द प्री कंडीशन। और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एक्नॉलेज नहीं करती, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, इन तीनों में एक्सेप्शन है, वो क्या है, अगर लॉ रिक्वायर करे तो फिर आप कर लेंगे, लेकिन फिर उसकी इंप्लीकेशंस आप अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे जी। ठीक होगी जी बात, यहां तक कोई इतराज, कोई इतराज नहीं है जी, सब चीजें क्लियर हैं। प्री कंडीशन ऑफ द ऑडिट आर ओके, प्री कंडीशन के अंदर बातें समझ आ गई। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन किसको लिखता है, सारी बातें ओके हो गई। एक चीज इसमें सिर्फ देख लें, लेटर हेड किसका यूज होगा। देखें ना, हमने कहा
कि एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम ऑडिटर टू मैनेजमेंट होता है, डेट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट होता है, हु साइन ऑडिटर भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, नंबर ऑफ कॉपीज 2 होती हैं नॉर्मली, एक ऑडिटर की दूसरी मैनेजमेंट की। इसके अलावा लेटर हेड किसका होगा? जाहिर बात है इसके ऊपर एग्रीमेंट बनाना वो किसका लेटर हेड होगा? ऑडिटर का होगा। ये लेटर हेड किसका होगा जी? ऑडिटर का होगा। ये बेटा याद रखने हैं पॉइंट्स, ये भूल गए ना तो फिर आगे जितनी बातें आएंगी ना, फिर प्रेजेंटेशन लेटर भी आएगा वो आप मिक्स कर देंगे, फिर मैनेजमेंट लेटर आएगा उसके साथ मिक्स कर देंगे, फिर बोर्ड लेटर आएगा उसके साथ मिक्स कर देंगे। तो भाई ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए, ये बड़ा ही जरूरी अमल है। हाँ जी अब्दुल पता था पहले इनका? जी पता था आपको? ठीक हो गया, समझ आ गया? चलो ठीक हो गया, आगे चलें जी। आगे आ जाएगी एंगेजमेंट लेटर। Having accepted an appointment as auditor of a client company, the audit firm should submit an engagement letter to the board of director of the client company. जब हम कौन सबमिट कर रहा है? ऑडिटर। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। The engagement letter can be seen as a basis for the contract between the company and auditor. ये इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड ऑडिटर। बाकी पैरामीटर्स आपको उसमें बता दिए मैंने, जो यहाँ पे बेशक नहीं भी लिखे हुए। द कॉन्टेंट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर, द एंगेजमेंट लेटर शुड इंक्लूड डिटेल ऑफ द फॉलोइंग। ये अब बातें ऊपर से आएंगी, जो प्रीमाइज में, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वही यहाँ पे बातें आएंगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट आपने एक्सप्लेन करना है कि ऑडिट हो रहा है, एनुअल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, रिव्यू है, क्या है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर क्या होंगी, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम ओपिनियन देंगे, हम आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ये क्या किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऊपर वाली। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी शुड, कि आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो किस बेसिस पे मिलेगी, वो कौन से स्टैंडर्ड के अंदर मिलेगी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर मिलेगी। पाकिस्तान में ऑडिटर रिपोर्टिंग रेगुलेशन 2018 के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, और ऑडिटिंग के अंदर आइजा 700 का रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। यहां तक बात समझ आ गई? ये बेसिक मेन, यहां तक मेन एलिमेंट्स है, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जी। स्क्रीन को देखे बगैर सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर में क्या आता है, क्या ऑडिटर के बारे में आप एंगेजमेंट लेटर लिखने जा रहे हो, पहले इसमें क्या चीज आएगी एंगेजमेंट लेटर के अंदर? और चुहारे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। फिर वो भाई मुझे अभी बताओ, जो भी बताया है इन्हीं के बेसिस पे बताओ, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स क्या होंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जी, फिर रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। पाकिस्तान में रिपोर्ट कौन से रूल्स के मुताबिक दी जाती है? ऑडिटर ऑडिटर रिपोर्टिंग रेगुलेशन 2018। ऑडिटर 2018 नहीं, मैं 2018 का ऑडिटर नहीं है। बात समझ आ गई जी यहां तक? ठीक हो गया जी। ये थे आपके मेन कंटेंट्स। इसके बाद एडिशनल आइटम्स होते हैं। वो एडिशनल आइटम्स क्या क्या होते हैं जी, उसमें देख लें जी। एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट, अरेंजमेंट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, क्या इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है या नहीं करना। The fact that because of the inherent limitation of the audit and the inherent limitation of the internal control, there is an unavoidable risk that some material statement may not be deducted even though audit was properly planned and performed in accordance with the ISAs। जाहिर बात है inherent limitation में हमने fraud भी देखा था। inherent limitation में हमने जो उसे क्या कहते हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स भी देखी थी, सैम्पलिंग का एरिया भी देखा था। वो कहते हैं कि कुछ inherent limitation ऑफ ऑडिट होती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जो आइडेंटिफाई ना हो, इवन दो हमने ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान किया। अली अहमद साहब ने गाड़ी लेनी है सिविक, तो सिविक लेने के लिए वो प्लानिंग के साथ फ्रॉड करेंगे।
वो जितना प्लानिंग के साथ सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड करेंगे वो मेरे लिए पकड़ना इतना ही मुश्किल होगा। जब मेरे लिए मुश्किल है, बेशक मैंने प्रोसीजर डिजाइन कर ली है, उसके बावजूद मैं उनका फ्रॉड नहीं पकड़ सकूंगा, क्योंकि उनके नजर में क्या है, सिविक, और सिविक के बदले में क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उस काम को करने के लिए उन्होंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज की होंगी जो नॉर्मली आसान तरीके से आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती। फिर टू इन्फॉर्म द ऑडिटर अबाउट द इवेंट अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट से रिगार्डिंग ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है या मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, उससे रिगार्डिंग मैटर्स हैं जी। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर लाइबिलिटी, अगर आप समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, हमारे जो लाइबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो आप अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जी, हम इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कि हम जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल करेंगे और आपने उसको किसी प्रिंटर से प्रिंट करवाया, उसमें गलती रह गई, तो सैलरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। The expectation that the management will provide access to the all information that is relevant to the preparation of the financial statements, कि अब ये जो मैं अगली बातें पढ़ रहा हूं ना, इसमें से कुछ याद कर लें आप, अंडरस्टैंडिंग सबके ऊपर हो, याद कुछ करें, लेकिन जो पहले वाले पॉइंट्स हैं ना वो लाजमी याद करने, पहले वाले पॉइंट्स लाजमी याद करने। ओहो, फिर कहता है जी कि The agreement of management to make available to the auditor the draft financial statements, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट करने के आप हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू देयर प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन के साथ जितने डॉक्यूमेंट हैं, ट्रायल बैलेंस है, जेवीज हैं, जर्नल है, वो प्रोवाइड करेंगे। वेदर ऑब्टेन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड ऑफ द जर्नल एंड सब्सिडी लेजर्स, वही डे बुक्स के रिकॉर्ड्स, वही जो सिस्टम के रिकॉर्ड वो सारे आप प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द डिस्क्लोजर, इवन डिस्क्लोजर के लिए भी आप हमें डाटा देंगे। फॉर एग्जांपल 5th स्केड्यूल के डिस्क्लोजर्स, 4th स्केड्यूल के डिस्क्लोजर्स, उसमें की मैनेजमेंट पर्सोनल के डिस्क्लोजर्स होते हैं जिसमें डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन बताई जाती है, इस तरह से जो कमिटमेंट्स होते हैं उसके डिस्क्लोजर होते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई डाटा होता है। फिर ईपीएस है, उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई डाटा होता है, वो चाहिए होता है। फिर कंटीजेंसीज जो होती हैं उनके रिगार्डिंग कोई डाटा चाहिए होता है। तो जो डिस्क्लोजर्स बने हैं उसके रिगार्डिंग भी आप क्या करेंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे। द बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड एंड द बिलिंग अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्टिव 4.23 के मुताबिक अपनी बिलिंग का हम उसमें मेंशन करेंगे कि हमारा जो बिल होगा वो एज पर डायरेक्टिव 4.23 होगा और उसके मुताबिक हमारी इतनी फीस बनती है। अब उसके अंदर फिर हम टैक्स के जो मैटर्स होते हैं कि इसमें पीआरए भी चार्ज होगा, इसमें टैक्स भी चार्ज होंगे, वो टैक्स कौन बॉर्न करेगा, कंपनी बॉर्न करेगी। अगर हम खुद करना चाहते हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर मैनेजमेंट टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर एंड एग्री टू इट्स टर्म्स, कि जो हम आपको एंगेजमेंट लेटर दे रहे हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमें साइन करके वापस करना है, ये भी हम उसमें डाल देंगे। ए रेफरेंस टू एनी फर्दर एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द एंटिटी, इसके अलावा कोई हम और एग्रीमेंट हैं हमारे इनके साथ, उस एग्रीमेंट का रेफरेंस हम समझते हैं कि यहाँ पे डालना जरूरी है तो हम वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर टू द अदर पार्टीज, ये बड़ा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट मैटर है आखिरी वाला, ये जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्म्स के फड्डे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल QCR के लिए सिलेक्ट होगी, QCR के लिए, जो QCR का पता है ना आप लोगों को, ऑडिट ओवरसाइट का, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड का भी पता होगा, फिर तो नहीं पता। उस दिन मैंने जो आपने बात की थी कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिट किस तरह से इंप्रूव होती है, मेरा ऑडिट कौन करेगा, मैं तो लोगों का ऑडिट करूंगा ना, हु विल ऑडिट द ऑडिटर। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि इतनी आसान बात नहीं है, जिसमें कोई रेगुलेटरी बॉडीज भी इंगेज होती हैं, जिसमें ICAP है, ICAP का क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, फिर उसमें SCP है जिसका ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, फिर फर्म का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है, वहाँ पे भी चीज़ें आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ये आखिरी लाइन ऐड नहीं कराई, आखिरी लाइन क्या थी कि भाई अगर मेरे से कोई डाटा मांगेगा फॉर द QCR, फॉर द ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, फॉर द इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, तो मैं वो डाटा देने का पाबंद हूँ, ये लिखवाना जरूरी है। अगर मैं नहीं लिखवाता, कल QCR वाला आता है, QCR वाला फाइल मेरे से मांगता है, मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि भाई ये फाइल मैं आपकी देने लगा हूँ, क्लाइंट क्या कहेगा कि भाई मेरा डाटा क्यों किसी को देने लगे हो, आप तो दे ही नहीं सकते। अब आपके पास क्या राइट है कि भाई आप उसको ये एक्सप्लेन कर सकें कि भाई ये जरूरी है। आप कहेंगे भाईजान अपना एंगेजमेंट लेटर ओपन करें, उसका आखिरी सफ़ा खोलें, उसके ऊपर ये लाइन डली हुई है कि जब भी हमसे कोई एक्सटर्नल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या फॉर द पर्पज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी ऑब्लिगेशन अगर वो डाटा मांगेगी तो हम उस डाटा को देने के पाबंद हैं। और आपने हमारे साथ क्या किया, इसके ऊपर एग्री किए। अब ये कई फर्म्स ने इसके ऊपर स्टे ले लिया, कई फर्म्स ने इसके ऊपर कुछ और कर लिया, तो अब होता क्या है बेसिकली ये बाद में फिर फर्म्स के लिए प्रॉब्लम बनती हैं, फर्म्स के लिए इश्यूज बनते हैं। तो बेहतर है कि पहले ही आप क्लाइंट से क्या करें, इसकी एक्नॉलेजमेंट ले लें। जी यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, यहाँ तक बात क्लियर है जी, कोई इशू।
आप ज़रा टाइम लगाएं 5-10 मिनट का, और जो आज हमने पढ़ा है इसको ज़रा रिवाइज करें, क्योंकि पीछे इसके बाद जो आगे है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम। तो कल इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे। उससे पहले ये है कि आप इसको जो है ना एक दफ़ा यहाँ तक जो पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। एंगेजमेंट लेटर होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन बनाता है, किसका लेटर यूज होता है, किस डेट पे बनाया जाता है, किसके सिग्नेचर होते हैं। सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर आ जाएं प्री कंडीशंस के ऊपर, प्री कंडीशन को क्लियर करें, फिर उसके बाद जो है वो आप आ जाएं उसके ऊपर जो प्रीमाइज उसके ऊपर, फिर किसके ऊपर आ जाएं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जब ये सारे फैक्टर्स आप कंसीडर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए जो है वो उस पूरे एरिया को समझना आसान होगा। तो प्रेफरेबली स्टार्ट विद फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से एक दफ़ा इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर जो हमने पढ़ा है उस पूरे को एक दफ़ा रीड आउट करें। जितनी चीज़ें नहीं समझ आ रही उसको आप यहाँ पे सवाल कर लें। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद प्रॉब्लम यह है कि मैं टाइम तो अभी हमारे पास है, मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ फिर इतनी इफेक्टिवली समझ नहीं आएगी, वो ज़्यादा हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा। सिलेबस ख़त्म करने पे तो मसली को नहीं है ना, मैं आपको 50 लेक्चर्स में सिलेबस खत्म करा सकता हूँ, 40 में करा सकता हूँ, इसी तरीके से ख़त्म कराऊंगा। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि जो स्मोक की वजह से छुट्टियाँ आ रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह कुछ टॉपिक ना आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास जो लास्ट रिकॉर्डेड है वो मैंने काफ़ी मेहनत से रिकॉर्ड करवाए हैं, तो वो लेक्चर्स हैं जो टॉपिक्स हमारे मिस हो रहे हैं या जो हम अभी नहीं पढ़ रहे, साथ साथ जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब लीगल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, तो उसके लिए अगर आप पिछली दफ़ा के लेक्चर सुन लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो हम इस तरह से कुछ साथ साथ अपने जो लेक्चर्स को पूरा करने के लिए उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग जो चीज़ क्लास में पढ़ें यहीं पे याद करके जाएं, घर जाके अगर टाइम नहीं भी मिलता तो आप लोगों को चीज़ तैयार होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से ही घर जाके भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे होंगे इंशाल्लाह। भाई मैंने कल से तुम दोनों लगे बैठे हो गए, अपनी किताबें लेके आओ, पढ़ लो बैठ के। जी एनी क्वेश्चन जी, किसी को पॉइंट समझ ना आयो? लिमिटेशंस को बताया ना मैंने आपको। आल्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन देना। ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस। एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब अगर मैनेजमेंट मुझे डाटा ही नहीं देती, मुझे वर्किंग करने के लिए जो वर्किंग मैनेजमेंट ने करनी है वो की ही नहीं है, तो क्या मैं उसके ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सका हूँ? नहीं। जब मेरे पास एविडेंस नहीं है तो क्या मैं ओपिनियन फॉर्म कर सकता हूँ? नहीं। जब मैं ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकता तो ये क्या है? ये वो इवेंट है जिसकी वजह से स्कोप लिमिटेशन बन रही है। अब अगर मुझे ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ही पता है कि ये काम नहीं होना, ये डाटा मैनेजमेंट ने नहीं देना, तो क्या मुझे उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। जी ये एग्रीमेंट जो एंगेजमेंट लेटर बन रहा है इसमें क्या हो रही है? टर्म्स एग्री हो रही हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इन टर्म्स को हमने कंप्लाई विद कर दिया है। ये क्या बन रहा है? फ्यूचर के सेंटेंस में। वो क्या बन रहा है? पास्ट सेंटेंस में। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिए। अब वो कौन लिखेगा? किसको? ऑडिटर को। मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को होगा, जिसमें कंफर्मेशन होगी किन चीजों की? इन एग्रीमेंट्स की टर्म्स की। ठीक होगी जी बात? दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन लेटर। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? जी समझ आ गया जी? जी आपको भी समझ आ गया? क्लियर है? यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुए हैं चीजें पहले भी, अब पढ़ के आए हुए? नहीं पढ़ी हुई? अच्छा, वो कह नहीं थे आप दो तीन चैप्टर पढ़ लिए हैं आप लोगों ने। चलिए गुड हो गए। लें जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं हम इंशाल्लाह कंक्लूड। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिरी पॉइंट जो इस चैप्टर की कंक्लूजन होगी, कल इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे पूरे चैप्टर को, उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो परेशान नहीं होना। ले जी, अल्लाह हाफिज़।